जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो सेशन होने वाला है आप सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको जैसा कि मालूम है कि आपका जो सिलेबस है टोटली एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं, या सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये लास्ट में सेशन लाने के पीछे का रीजन यही है कि आज आपको जो पढ़ाएंगे हमने पूरे के पूरे एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। यदि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए तो इसको 2 वीडियो में हम करके आएंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने बहुत बेहतर तैयारी कर लिया है, आप लोग जितना तैयारी बेहतर कर लिए हैं कि यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आप 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे, थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं आपको होगी। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आज का जो सेशन आप लोग के लिए है इस सेशन को अंत तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि आज का सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब यदि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेता है तो क्वेश्चन का अंक भी चेंज नहीं करता है, सेम डिजिट आपके पेपर में छप जाता है। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है कि आज का सेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद यदि आपने अभी तक इस परिवार में अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं किया है तो अब किस बात की देरी कर रहे हैं। आप तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कर दीजिए और आपके आसपास जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, आप उन्हें भी इसमें जोड़ सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम तक, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 1 तारीख तक, हमने जो एप्लीकेशन का फ़ी है उसको नहीं बढ़ाया है। अभी भी एप्लीकेशन का फ़ी उतना ही हमने रखा है। हमने 26 जनवरी की रात 12 बजे तक रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों से इतना लगाव बढ़ गया है कि मन नहीं करता कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा हम आप लोगों से ले लें। ठीक है, तो 1 जनवरी तक जो है अभी एप्लीकेशन का फ़ी उतना ही रखा गया है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मात्र 599 रुपया, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए मात्र 399 रुपया, और जो क्लास 11th में जाएंगे उनके लिए मात्र 499 रुपया का फ़ी अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आप उन्हें जोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पहले पढ़ाया गया है, यदि आपने अभी तक तैयार नहीं किए हैं, ठीक है, या कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह आपका रह गया है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो उस सब का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाकर जो भी आपको छूट गया है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास अब नहीं बचा है। और घबराना नहीं है, बस तनिक को नहीं घबराना है। एक एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर। ठीक है, और किसकी तैयारी कितनी है, कितना बेहतर तैयारी है, कितना कॉन्फिडेंस में कौन है, कौन कौन 99 नंबर लाने का चांस रखता है जी, या जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम 99 मार्क्स ले आएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हमें भी आत्मविश्वास होगा कि हमने कुछ पढ़ाया है आप लोग को, और इस स्थिति में भी अभी तक हम आपको कुछ ना कुछ देने का प्रयास कर ही रहे हैं। बस ये आप लोग का प्यार है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, चॉकलेट खाना है विक्स वाला, ताकि आवाज़ फ्रेश हो पाए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल आपसे पूछा है, देखिएगा, कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 है और उसका जो रिलेशन है वो दिया गया है। ये आपको पढ़ा दिए हैं। एक समुच्चय है 1 2 3 4 भी है क्या, 4, और उसका रिलेशन नीचे दिया गया है। क्या है रिलेशन? 1 2, फिर आपका है 2 2, फिर कितना है 1 1, फिर कितना है 4 4,
एक एक के बाद 4 4, उसके बाद 1 3, 1 3, उसके बाद 3 3 और उसके बाद 3 2। अब नीचे कहता है द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन इसके लिए सही है। सबसे पहला कहता है कि आर स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए आपको बता दिए थे, सममित मतलब उल्टा पुल्टा एक समान। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। कहीं दिख रहा है इसमें क्या 1 2 है तो 2 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यह सममित नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए था, नहीं है। इसका मतलब यह सममित नहीं है। स्वतुल्य का मतलब होता है अपने जैसा होना चाहिए। जैसे 1 1 हुआ, 1 1 2 2, देखिए 3 3 4 4, है ना, सबका सब आ गया। 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी सेम टू सेम, सेम टू सेम। इसका मतलब यह स्वतुल्य है। संक्रमक के बारे में बताए थे आपको कि संक्रमक माने होता है पटुआ बीमारी। ठीक है, एक से दूसरे में फैला, दूसरे से तीसरे में फैलेगा तो पहला और तीसरा का भी बीमारी समान होगा। तो देखिए 1 2 2 2, ठीक है, तो फिर हो जाएगा 2 1। समझिए ठीक से, 1 2 फिर 2 2, तो फिर कितना होगा 2 1। देखिए ना, इसके बाद 2 2, ठीक है, 2 से कहाँ शुरू हो रहा है, फिर अब नहीं शुरू हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हो जाएगा आपका देखिए 3 3, सॉरी 1 3 नहीं, उसके बाद 3 3, ठीक है, फिर 1 3 आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए 3 3, तो फिर हो जाएगा आपका कितना 3 2, तो फिर देखिए 3 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो आपका रिलेशन है, यह रिलेशन स्वतुल्य तथा संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक रिलेशन है ए बी एक रिलेशन है जिसमें a बराबर है b माइनस 2 और जहां b का मान 6 से बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त r एक निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। अच्छा, आप सोच के देखिए कि r का मान 6 से बड़ा है, तो एक एक ऑप्शन दिख रहा है 6,8, 6,8, ठीक है, देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी सिंपल है एकदम। r का मान जब 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा यही तो आ रहा है ना, 6 और 8 के बीच, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए, तो 2 ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 के ऑब्जेक्टिव में था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि f(x) बराबर x के पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी f(x) का मान दिया गया है, f(x) बराबर है x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। एकाकी आच्छादक है, ये एकाकी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए इसमें x के जगह पर आप यदि 1 रखेंगे तो 1 निकलेगा, और फिर -1 रखेंगे तो ये 1 के निकलेगा, नहीं, तो एकाकी तो हो ही नहीं सकता है। बहु एकाकी हो सकता है, ठीक है, बहु एकाकी हो सकता है, लेकिन फिर आच्छादक नहीं हो सकता है, ठीक है। बहु एकाकी हो सकता है लेकिन आच्छादक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर है कि एकाकी है, एकाकी आच्छादक है, नहीं है। बहु एकाकी आच्छादक है, नहीं है। इसके बाद कह रहा है कि f एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं, ये भी नहीं है। ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। देखिएगा, यह आपका जो है बहु एकाकी तो है, ठीक है, बहु एकाकी तो है, लेकिन यह आच्छादक नहीं है, ठीक ना, इसलिए यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि f(x) बराबर 3x, ये तो सिंपल है,
fx बराबर 3x। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो इसमें एगो डालेंगे एगो निकालेंगे, एगो डालेंगे तो एगो निकलेगा, एगो डालेंगे तो एगो निकलेगा नहीं। अरे रखिए ना, एक रखिए तो 3 निकलेगा, 2 रखेंगे तो 6 निकलेगा, 3 रखेंगे तो 9 निकलेगा, 4 रखेंगे तो माने एगो डालेंगे तो एगो निकल के आएगा। इसका मतलब यह एकाकी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाकी और छादक। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। वहाँ कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं बारी बारी से देखते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ फॉग वाला क्वेश्चन, आपको फॉग गॉफ हॉफ का जो मान निकालना सिखाए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर है। कहता है fx बराबर 3x के पावर 3 या उसका पावर 1/3। fx बराबर 3 माइनस x के पावर 3 और इसका पावर है 1/3। ठीक है, तो आपको कहता है क्या निकालना है, फॉफ यानी f ऑफ fx, यानी x के जगह पर फिर fx का मान रखना है। वाह वाह वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। 3 माइनस x के जगह पर फिर यही रखना है, क्या हो जाएगा 3 माइनस x के पावर 3 और उसका पावर 1/3 और फिर टोटल के पावर 1/3। ठीक से देखिएगा, 1/3 के पावर में 3, इसके पावर में 3। पहले ठीक से देखिए क्या है, fx का मान दिया गया है 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3। तो कहता है f ऑफ fx का मान, यानी ये x के जगह पर fx रखना है, तो यहाँ x के जगह पर फिर से fx रखिए। तो इसको झोंकाते हुए रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, x के जगह पर ही पूरा मान उठाकर रख देना है। तो 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3 और इसका पावर पहले से 3 है तो 3 रखेंगे, टोटल के पावर 1/3 है तो 1/3 होगा। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस x के पावर 3 और टोटल के पावर है 1/3 ना, यही ना होगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी x के पावर 3 और उसका पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो x हो जाएगा। x है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, x के बराबर। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, ये तो आपका जो है प्रतिलोम वाला कह रहा है। तो प्रतिलोम वाला में बड़ा आसान होता है। देखिए fx बराबर है 4x, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में है आपका 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। इसका जो है आपको प्रतिलोम निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें कि इसका जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है इसमें -4/3 है और इसका ये परिसर जो है इसका -4/3 ही है। तो कहता है इसमें निम्नलिखित द्वारा प्राप्त होगा, यानी किसके द्वारा ये प्राप्त होगा। तो नीचे देख लीजिए एक फंक्शन है यहाँ पर 4y, बस केवल इसी को उलट देना है, 4y बटा हो जाएगा आपका 4 माइनस 3y, यही ना होगा 4 माइनस 3y, बस इसमें रखेंगे तो मान निकल जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। अगला 1.4 में देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है आपसे या नहीं पूछा गया है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नहीं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, शायद नहीं है। चलिए तो अब हम लोग सीधे चलेंगे। इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो लगभग क्वेश्चन को हमने सभी क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2 में चल रहे हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम आपसे एक हिदायत देना चाहेंगे आपको कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है, और बनाने का तरीका भी आपको हम बता दिए हैं। इसलिए आपको एक्सरसाइज 2.1 का जो है टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व ही कर लेना है, क्योंकि वो टोटली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का मान क्या होगा। अरे क्या है y, तो y का मान -π/2 से π/2 के बीच ना होगा, क्योंकि उसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच ना होता है। नहीं, तो वो हो जाएगा आपका -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और π/2 के बराबर, या फिर कभी कभी आपको ऐसे दे देगा ब्रैकेट के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज हो गया। नहीं, -π/2 से बड़ा π/2 के बराबर और π/2 से छोटा और π/2 के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल आपका कहता है tan इनवर्स √3
माइनस सेक इनवर्स रूट 2 का मान क्या है? tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स रूट 2। देखिएगा tan में रूट 3 कितना का मान, तो tan में रूट 3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 का मान। माइनस से लगा हुआ क्या? नहीं है लगा, सेक में माइनस लग ले, चलिए कोई बात नहीं। सेक में माइनस है तो पाई में से घटाना पड़ेगा कि अब सेक में 2 कितना का मान होता है? सेक में 2 कितना का मान होता है? तो सेक में 2 जो होगा वो 60 डिग्री का मान होगा, यानी π/3 का मान। घटा लीजिए, π/3 माइनस ये हो जाएगा 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना 2 π/3, नहीं ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस 2 पाई, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस π/3, नहीं इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 2.1 जो है इसके आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है। हाँ, और एक्सरसाइज 2.2 के सभी फॉर्मूला को भी आप एक बार देख ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनता है ये, ठीक है। यदि आपका ये अच्छा से फॉर्मूला वगैरह यहाँ से हो गया तो डिफ्रेंशिएशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.2 में, और क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये आपका 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे एक बार क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर, आप एक बार देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एक बार बनाकर क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए सवाल आपका है cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि cos का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक है, ठीक है। यहाँ तो ये पाई से भी ज़्यादा है, तो इसको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स पाई द्वितीय चतुर्थांश में उससे ज़्यादा तृतीय में गया, तृतीय में इसको माइनस में रखना है, तो हो जाएगा माइनस cos π/6। cos के अंदर से माइनस हटाना है तो क्या होगा? पाई में से घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस π/6 यानी हो जाएगा 5π/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5π/6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइन π/3 और माइनस कितना? साइन इनवर्स माइनस 1/2, यही ना है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब क्या करना है देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/3 माइनस, यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है, तो माइनस को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। एगो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अब साइन में 1/2 कितना का मान? तो 1/2 होता है 30 डिग्री के मान ना, यानी π/6 का मान। 60 डिग्री 30 डिग्री मिलकर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है आपका कितना? तो 1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कि tan इनवर्स रूट 3। इस एक्सरसाइज से भर भर कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी आपको तैयारी कराया गया है आप हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। देख लीजिएगा, ये हो गया आपका tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। तो tan में रूट 3 कितना का मान होता है? tan में जो रूट 3 होता है आपका, वो होता है आपका π/3 का मान, यानी 60 डिग्री का मान, माइनस फिर cot में रूट 3 तो माइनस लगल है ना, पाई में से घटाना पड़ेगा, कितना? 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। π/3 माइनस कितना हो जाएगा? 5π/6, इसका लॉसा हो जाएगा 6, यानी यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, घट के हो जाएगा माइनस 3 पाई बट्टा में 6 कट गया 2 बार, यानी -π/2 के बराबर, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा -π/2 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, इसके विविध प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन है, शायद देख लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 15 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है साइन tan इनवर्स x। देखिएगा, साइन tan इनवर्स x, ठीक है, साइन tan इनवर्स x के बराबर होता है। सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि जो अंदर बाहर में है वही अंदर में लाना है। तो बाहर में है साइन, अंदर में है tan, तो tan को किसमें बदलना होगा? साइन में। बदलने का तरीका आपको मालूम है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है? 1। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, ठीक है, हमको बदलना है साइन में, तो हो जाएगा आपका साइन और फिर साइन इनवर्स। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह पर x है या कर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 1 + x²। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x बटा में रूट अंडर 1 + x²। ठीक है, देख लीजिएगा, x बटा में रूट अंडर 1 + x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला जो सवाल आपका 16 नंबर सवाल है, कहता है कि साइन इनवर्स 1 - x। देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 - x, इसके बाद 1 - x -2 साइन इनवर्स -2 साइन इनवर्स x बराबर में है π/2। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सही आंसर है? गौर कीजिएगा, पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को प्रयोग करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी x का मान जो इसमें दिया गया है इसमें रख के बारी बारी से चेक करेंगे, और जो मान रखने से ये π/2 के बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 0 रख के चेक करते हैं। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। 1 में से 0 घट गया तो 1, यानी साइन इनवर्स 1 और -2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन में 1 कितना का मान? π/2 का मान, और माइनस साइन में 0 कितना का मान? 0 का मान। टोटली खत्म, यानी 0 रखने से इसका मान π/2 के बराबर आ रहा है। लेकिन इसमें और भी कोई ऑप्शन है, 1/2 भी है, 1 भी है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें अब 1/2 रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। 1 में से आधा घटेगा तो आधा, यानी साइन इनवर्स 1/2, इधर हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2। देखिएगा, साइन में 1/2 कितना का मान? 30 डिग्री का, π/6 माइनस 2 गुने π/6 कट गया, कितना हो जाएगा? 3 π/3, यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा तो -30 डिग्री इसका आंसर होगा। हमको चाहिए था π/2, नहीं आ रहा है, यानी 1/2 भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक और बच गया 1। तो जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स 0 और -2 साइन इनवर्स, यहाँ 1 रखना है ना, 1। साइन में 0 होता है 0 का मान -2 गुने साइन में 1 कितना का मान? तो π/2 का मान। 2 से 2 कट गया तो -π इसका आंसर है। ठीक है, यानी 1/2 रखने से -π/6 आया, और जब यहाँ पर 1 रखें तो इसका मान -π के बराबर आया। एक ही ऐसा मान है जो रखने पर ये π/2 के बराबर है, तो वह कौन सा मान है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स xy, इसके बाद माइनस tan इनवर्स x - y और बट्टा में x + y। यही है ना? हाँ, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं है। tan इनवर्स x - y के फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स गौर कीजिएगा इधर,
एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। और सॉरी, इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो हम आपको बता दिए हैं। शॉर्टकट तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या है कि नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करना है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस है तो माइनस रखेंगे, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब बटा में क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर लेना है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब बट्टा में इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या करेंगे कि ऊपर वाला को नीचे वाला में जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, तरीका हम आपको पहले बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए नया होगा, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाला क्लास किया है उनके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, माइनस से गुना कर रहे हैं। नीचे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेम टू सेम ऊपर नीचे बराबर है तो कट जाएगा। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, यानी tan में एक कितना का मान, तो पाई/4 का मान, 45 डिग्री का मान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पाई/4 के बराबर। तो इस तरीके से किसका भी देखे हैं, हाँ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स की तरफ, नहीं तो मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि A बराबर AIJ m गुने n कोटि का एक वर्गव्यूह है, यदि माने वर्गव्यूह होगा तो क्या होगा। आपको मालूम है कि वर्गव्यूह तभी होता है जब m और n का मान आपस में बराबर होगा, यानी जितनी पंक्ति होगी उतना ही स्तंभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, यानी m बराबर n। अगला सवाल में आपसे एक्स वाई का मान पूछ रहा है, यानी 3x प्लस 7, देख लीजिए क्वेश्चन, 3x प्लस 7 5 और इसके बाद y प्लस 1 2 माइनस एक्स है ना, है 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x, 0y माइनस 2 बराबर में है आपका 0y माइनस 2 और उसके बाद 8 4। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसके एक्स वाई का मान क्या होगा। निम्नलिखित अवयव में से निम्नलिखित अवयव के युग्म समान है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। एक बात ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर तुलना कर लीजिए इसको इससे, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0, यानी 3x बराबर हो जाएगा -7, यानी x बराबर हो जाएगा -7 बटा में 3। अच्छा, दूसरा x का मान यहाँ भी है, इसको इससे तुलना करेंगे तो कितना होगा 2x माइनस 2 माइनस 3x बराबर कितना 4, तो -3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में अगर माइनस में जाएगा तो 4 में से 2 घट गया 2, यानी x बराबर हो जाएगा -2 बटा 3। अच्छा देखिए, एक ही क्वेश्चन में x का दो अलग अलग मान निकालना संभव है क्या, है? एक ही क्वेश्चन है तो x का एक ही मान निकलना चाहिए, नहीं, लेकिन इसमें x का दो अलग अलग मान निकालना संभव नहीं है, हाँ, इसलिए इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है काफी हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है जो कि आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, और जब क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो फिर निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। सवाल आपका कहता है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 है। तो इसके लिए बताए थे आपको कि 2 के पावर में कोटि को गुना करके लिख देना है, तो कोटि का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 के पावर में 9 बराबर कितना हो जाता है 512, यानी इसका आंसर हो जाएगा 512 के बराबर। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको मिटाना चाहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसको लिखने की ज़रूरत है यहाँ।
तो एक बार इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा। कहता है, देखिए कहता है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः यानी एक्स की कोटि है, इसी में दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स की कोटि है 2 गुने n, इसके बाद वाई की कोटि है 3 गुने k, वाई की कोटि है 3 गुने k, उसके बाद क्या है तो z की कोटि है 2 गुने p, z की कोटि है 2 गुने p, z के बाद क्या है w, तो w की कोटि है आपका n गुने 3, w की कोटि है n गुने 3, और उसके बाद क्या है p, यानी p की कोटि है कितना, p की कोटि है p गुने k। चलिए ये 5 अवयव है जिसकी कोटि यहां पर लिखी गई है। इसके बाद कहता है कि इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन का जवाब क्या देना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू के, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी का क्या प्रतिबंध हो सकता है। सबसे पहले तो गौर कीजिएगा कि आप दो अवयव को तभी गुना कर सकते हैं जब पहले अवयव में जितना पहले अवयव के पंक्ति में जितना अवयव है उतना ही दूसरे अवयव की स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब जाकर एक दूसरे को आप गुना कर सकते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 गो है, ठीक है, तो इसके पंक्ति में यदि 3 गो है तो इसके स्तंभ में 3 गो होना चाहिए। नहीं, इसके स्तंभ में क्या गो होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर हो गया आपका 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 2 3 5, ऐसा ये दोनों को आपस में आप गुना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके गुना कर सकते हैं। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2 गुने 3, यानी 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ। इसकी कोटि क्या है 3 गुने 2, यानी 3 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। कुल मिलाकर ध्यान से देखिएगा, जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए, यानी जितना इसका रॉ में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखे हैं 1 2 3, ठीक है, और इसका गुना कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुना कर सकते हैं इसके साथ आसानी से, क्योंकि सॉरी 1 2 3, क्योंकि देखिए इसके पंक्ति में क्या गो अवयव है 3 गो, इसके स्तंभ में क्या गो अवयव है 3 गो, आसानी से गुना कर सकते हैं। इसकी कोटि कितना है तो एक पंक्ति 3 स्तंभ, यानी 1 गुने 3, इसकी कोटि कितना है तो 3 गुने 3। गौर कीजिएगा, यानी जितना ये है उतना ही इसका ये होना चाहिए, देख लीजिए ना गौर करके, जितना इसका ये है उतना ही ये होना चाहिए, यानी जितना इसके स्तंभ है उतना ही इसका क्या होना चाहिए, जितना इसके स्तंभ का मान है, ठीक है, उतना ही इसके पंक्ति का मान होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि स्तंभ को हमेशा बाद में लिखते हैं ना, तो ये दोनों इसका बराबर होना चाहिए, यानी इसके m का मान और इसके n का मान आपस में, इसके n का मान और इसके m का मान बराबर होगा, तभी जाकर आप गुना कर सकते हैं दोनों को। तो गौर कीजिएगा कि p की कोटि क्या है, तो p क्या है p गुने k, इसकी कोटि है आपका p गुने k। y की कोटि क्या है तो 3 गुने k, 3 गुने k, देख लीजिए जितना इसका ये है उतना ही इसका ये है, सॉरी ये है आपका k और ये है k, ठीक है। इसके बाद इधर क्या है आपका w का हो जाएगा n गुने 3, और y का क्या है तो 3 गुने k, देख सकते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए बिल्कुल सही रिलेशन है। एक बार गौर कीजिएगा, कहता है इनमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो देखिए k का मान 3 के बराबर होना चाहिए और p का मान n के बराबर होना चाहिए, k का मान 3 के बराबर होना चाहिए। गौर कीजिएगा यहाँ पर ये जो है आपका ये इसके बराबर होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसका दूसरा इसके पहले के बराबर होना चाहिए, यानी k का मान 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, k का मान 3 के बराबर होना चाहिए, और फिर p का मान जो है वो n के बराबर होना चाहिए।
नहीं, p का मान किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो जब p का मान n के बराबर होगा तभी जाकर आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं और गुना करने के बाद जोड़ सकते हैं। अगला कहता है कि यदि n बराबर p हो तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। देख लीजिएगा, 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z, पहले x की कोटि देख लीजिए, 2 गुने n है, और z की कोटि देख लीजिए तो 2 गुने p है। और दोनों अवयव को आपस में घटा तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या होगा, समान होगा। दोनों की कोटि क्या होगा, समान होगा, तभी जाकर आप दोनों को आपस में घटा सकते हैं, अन्यथा दोनों को आपस में नहीं घटा सकते हैं। तो यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसकी कोटि 2 गुने n है तो इसका भी कोटि 2 गुने n ही होना चाहिए, नहीं, या फिर दोनों आपस में बराबर है तो 2 गुने p है तो इसका भी 2 गुने p ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 2 गुने n लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा वक्त ले लिया है। हम लोग अगले वीडियो में जो है पूरा सिस्टम से आपको एक ही वीडियो में चाहेंगे कि पूरे के पूरे को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।